on Exam Dost, and this time I'm back with one topper in SSC JEE examination, SSC JEE 2024 examination. We have Ayush with us. तो यार आयुष एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने जो भी टेक्निकल अभी तक तैयार किया है वो टेक्निकल उसने मेरे साथ तैयार किया है। सारी की सारी टेक्निकल सब्जेक्ट उसने पिछले 2 या 3 साल में जो भी कवर किए मेरे साथ कवर किए, लेकिन यूट्यूब से। तो आप ये बिल्कुल भी ना माने कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यार आयुष ने एग्जाम दोस्त के कोर्सेज का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी नहीं। आयुष मेरे साथ एग्जाम दोस्त के पहले से एसोसिएटेड है, जब हमने एग्जाम दोस्त स्टार्ट भी नहीं किया था, बट उन्हें एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के अंदर इस बार सफलता मिली है। और सफलता कुछ ऐसी मिली है ना, टेक्निकल कुछ इस तरीके से उनका गुजरा है कि वो मेंस के अंदर 300 में से मोर देन 290 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड ही हैज ऑब्टेन्ड अ डबल डिजिट रैंक इन एसएससी जेईई 2024। तो चलिए आयुष को बुलाते हैं यार, आयुष से बात करते हैं। सो वेलकम आयुष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। Congratulations आयुष फॉर गेटिंग डबल डिजिट रैंक इन एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। तो यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जब आपने अपना रिजल्ट देखा और पिछले 3 साल की मेहनत के बाद आपका ये रिजल्ट आया है, तो इस बार कैसा फीलिंग आया कि लास्ट 2 टाइम तो रैंक आ नहीं पाया, बट इस बार आपने डबल डिजिट रैंक लाया सीधे सीधे, तो हाउ वाज द फीलिंग? सर रिजल्ट मतलब शाम को इवनिंग में 6:30 बजे के आसपास आया था। तो उससे पहले सर, जस्ट उससे पहले सीपीओ का रिजल्ट आया था उसी दिन 3 फेब को ही। तो 3 फेब को आया तो लगा कि नहीं आज भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि सीपीओ का रिजल्ट आ गया था। पर उसके जस्ट बाद जैसे ही मैं साइट बंद करने वाला था एसएससी की, जस्ट साइट रिफ्रेश करी और एसएससी का रिजल्ट, मतलब हमारा ऐसे जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट पब्लिश हुआ। सर उस समय रिजल्ट खोलते थे मैं हाथ इतने कांप रहे थे कि लग रहा था कि होगा नहीं होगा। फिर मैंने सबसे पहले अपना नाम लिस्ट में चेक किया। लिस्ट में नाम मेरा सारा टेंशन तो वही खत्म हो गया कि मेरा लिस्ट में नाम है बस। उसके बाद मैंने रैंक और मेरा डिपार्टमेंट तो बाद में देखा, पर लिस्ट में नाम देखते मैं मतलब माइंड से ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया। फिर मैंने मेरा रैंक देखा तो मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 33 था, एंड डिपार्टमेंट मुझे तो अलर्ट हुआ है वो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ है सर। तो बहुत सर फीलिंग अमेजिंग ही थी उस समय पे एट द मोमेंट। चलो यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ना सिर्फ रैंक, डिपार्टमेंट भी आपको सीपीडब्ल्यूडी मिला है, विच इज द मोस्ट सॉट आफ्टर डिपार्टमेंट अंडर एसएससी जेईई। तो आयुष भाई, जब आप अब एसएससी जेईई के अंदर एक अच्छा रैंक ले आए हैं, सीपीडब्ल्यूडी में पहुंच गए हैं, तो अभी आगे के क्या प्लान्स हैं? आपने आगे के लिए अपना फ्यूचर कैसे प्लान आउट किया है? सर अभी तो मतलब मैंने टेक्निकल जितना भी मेरा पढ़ा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा टेक्निकल ही जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है शुरुआत से। तो मैं आगे सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मतलब प्लान करूंगा आगे। दिस चलो ईयर यार 2025 में इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्लान करूंगा सर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, एक एक लेवल बढ़ते जाना चाहिए और एम आप लोगों का ऊपर होते जाना चाहिए। ऐसा कभी भी मत सोचना बच्चों, अगर एक एग्जाम क्रैक कर लिया तो मंजिल आपने पा ली है। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो डेफिनेटली आपको उससे ऊपर लेवल के एग्जाम के लिए जाना चाहिए। तो आयुष भाई, अगर जर्नी की तरफ हम लोग जाते हैं, तो आपने ये एसएससी जेईई की तरफ क्यों अपना रुख किया? आप ईएससी के लिए पहले भी जा सकते थे, तो वाई गो फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन, और फिर आपको कितना टाइम लगा इस मुकाम को हासिल करने में? सर जैसा कि मेरा ग्रेजुएशन जो है बीटेक वो 2022 में कंप्लीट हो गया था जुलाई में। उसी समय सर मैं पहले सब इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था। बट हुआ ये कि 2021 में जो रेलवेज थी वो इंजीनियरिंग सर्विसेज ने उसने अपनी वैकेंसी बैक ऑफ कर ली। तो फिर मुझे लगा कि सर इसमें मेन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में वैकेंसीज थी वो रेलवेज की आती थी काफी ज्यादा। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज उसमें से हटने के बाद सर मुझे लगा कि अब ग्रुप ए लेवल तो कुछ इसमें रही नहीं है। तो फिर मैंने कहा एसएससी जेईई में ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, तो एसएससी जेईई की तरफ मैं वहां से टूवर्ड हो गया। और एग्जाम भी सर मेरे ग्रेजुएशन के 3 मंथ्स बाद ही था, प्रीलिम्स 2022 का। तो फिर मैंने उसमें जितना बेस्ट दे सकता था उसमें दिया। तो सर मेरा 2022 में जो प्रीलिम्स जस्ट कट ऑफ से 2 या 3 मार्क्स से मेरा हो गया था प्रीलिम्स। फिर सर मेंस मैंने तैयार किया, पर मेंस में मेरे मेंस में सर टेक्निकल मेरा शुरुआत से काफी बेटर रहा। मेंस में मेरे मार्क्स हमेशा से आए हैं। मैंने 2022 में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों लिखा है, 2023 में प्रीलिम्स एंड मेंस लिखा है। तो मेंस में मेरे 2022 में मैं 245 मार्क्स आउट ऑफ 300, 2023 में 257 मार्क्स थे, और दिस ईयर में 290 प्लस ही है, क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है तो एग्जैक्ट मार्क्स पता नहीं है। तो टेक्निकल बैकग्राउंड में कोर कॉन्सेप्ट ठीक थे, बट होता क्या था सर, नॉन टेक वाला पोर्शन मुझे पीछे खींच लेता था हमेशा।
क्योंकि जो रैंक ओवरऑल बनती है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस के मार्क्स ऐड होके बनती है, तो प्री के मार्क्स नॉन-टेक की वजह से कम रह जाते थे। तो वो मैं रैंक मतलब सिलेक्शन का मेरा नहीं होने के कारण मैं नॉन-टेक था। तो मैं यही कहूँगा सर कि टेक अच्छा है, अच्छी बात है, पर टेक और नॉन-टेक दोनों बराबर लेवल के होंगे जब भी एग्ज़ामिनेशन निकलेगा सर। नहीं तो वही है कि एंड में नहीं हो पाएगा सिलेक्शन सर। तो बच्चों, जैसा आयुष ने बताया ना कि रेलवे की वैकेंसी विड्रॉ करने की वजह से वो एसएससी की तरफ गए और 3 महीना उनको मिला ग्रेजुएशन के बाद, उसके बावजूद उन्होंने टेक्निकल को अच्छा करते हुए मेंस तक पहुंचे और मेंस में भी 245 आउट ऑफ 300 आए, सेकंड अटेम्प्ट में 257 आउट ऑफ 300 और इस बार मोर देन 290 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आयुष भाई, ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई ग्रेजुएशन के, आपने बोला 3 महीने बाद एसएससी प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो आप जी सर। ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी कर रहे थे सब्जेक्ट्स की या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया आपने? नहीं सर, मेरे जो मेन सब्जेक्ट इसमें आते थे, वो जैसे मशीन्स है, पावर सिस्टम है, वो मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही आपके जो यूट्यूब लेक्चर उस समय चलते थे, यूट्यूब सीरीज जो आपने चला रखी थी, उनके साथ-साथ मैंने कंप्लीट कर लिया रहा था। मेरा ये था कि सर मैं ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपर गाइडेंस एंड कोचिंग के साथ में ईएससी के थ्रू जाऊँगा, पर मैं ईएससी का प्लान वो खत्म हो गया। तो फिर मैं एसएससी जेईई के लिए तो आपके नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट थे टेक्निकल्स के लिए, एई जेईई एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मैंने उसी से अपना काम निकाल लिया। इसे ये हुआ। तो आयुष भाई, जैसे आप कॉलेज के दौरान भी ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे सब्जेक्ट्स की, तो कॉलेज वाले बच्चे को अगर तैयारी करनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एसएससी जेईई या कोई भी और अदर एई जेईई एग्जाम, तो कैसे कॉलेज स्टडीज के साथ वो मैनेज कर सकता है? सर अगर आप टेक्निकल एग्जाम्स की मेरे से बात करेंगे तो सबसे बेटर रहता है कि आपके जो सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको उस लेवल पे उसी समय इतना बेटर कर लीजिए, आपके नोट्स और या फिर आपके जो जो भी आपका कंसेप्ट्स है, उनको उसी समय इतना बेटर कर लीजिए कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो बाद में केवल आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस वाला काम रह जाता है, तो आप सब्जेक्ट अगर अपने सेमेस्टर के साथ ही अगर अच्छे रखेंगे, तो वो आपको बहुत बाद में बहुत मदद करेगा। तो बच्चों, जैसा आयुष ने बोला ना, सेमेस्टर के सिंक में चलना ज्यादा बेटर रहता है रेदर देन कि आप रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठा के तैयार करें। तो सेमेस्टर में भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे एंड एट द सेम टाइम आप टेक्निकल एग्जाम भी क्रैक करेंगे। तो आयुष भाई, जैसे आपने सेमेस्टर के साथ साथ सब्जेक्ट तैयार किए, उसका कितना बेनिफिट आपको अपने कॉलेज के परफॉर्मेंस में मिला और ओवरऑल आपके कॉलेज का परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो कॉलेज के सब्जेक्ट्स मैंने मतलब मैं तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ही करता था, तो मुझे कॉलेज के एग्जाम्स में तो कभी दिक्कत आई ही नहीं। न्यूमेरिकल पोर्शन हो या थ्योरी पोर्शन, दोनों हमेशा क्लियर रहते थे, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हमेशा नोट्स बनाता था या फिर तैयारी करता था। तो कॉलेज के एग्जाम्स में तो कभी दिक्कत ही नहीं। और सर मेरा फाइनल शायद सीजीपीए एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 8.5 सीजीपीए मेरा फाइनल ईयर में रहा था, ओवरऑल जो सीजीपीए था। तो कॉलेज में तो सर अगर आप तैयारी अच्छे लेवल की करेंगे तो कॉलेज एग्जाम्स तो आपके दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी। तो बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, कॉलेज परसेंटेज जो है ना, वो हर जगह हर फॉर्म में भरवाई जाएगी, हर जगह कॉलेज के मार्क्स पूछे जाएंगे। तो बेटर है कि आप कॉलेज पे भी फोकस करें और उसके लिए सबसे इजी तरीका है कि आप किसी टेक्निकल एग्जाम को फोकस बना ले, कॉलेज ऑटोमेटिकली आपका अच्छा जाने लग जाएगा। तो आयुष भाई, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम ये रह गया कि टेक्निकल पार्ट अच्छा था, लेकिन प्रीलिम्स में टेक और नॉन टेक का वेटेज इक्वल रहता है, अच्छा। तो आप सिर्फ कट ऑफ को जस्ट क्वालिफाई कर पा रहे थे। तो अगले 2 साल आपने इसको कैसे रेक्टिफाई किया कि आप जो है कट ऑफ के काफी बियॉन्ड जा पाए, और इस बार कट ऑफ कितना गया एसएससी का और कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आप कट ऑफ से लीड ले पाए? सर 2023 में मैंने मेजर पोर्शन मैं नॉन टेक की तरफ ही रखा था, बट उस साल में मेन सर एसएससी जेईई एग्जाम्स में आप रीजनिंग कर लेंगे, आप टेक्निकल कर लेंगे। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के साथ, और जो मुझे भी आई है, वो जीके पोर्शन के साथ रहती है। क्योंकि जीके का सिलेबस इतना वास्ट रहता है कि आप जितना भी पढ़े उतना कम है, समझ में नहीं आता कहाँ एंड करना, कहाँ रिव्यू। तो मैंने 2024 में सर जो भी तैयारी करी एग्जाम के लिए, वो मैंने नॉन टेक अपना पे ज्यादा ध्यान दिया कि मुझे नॉन टेक में स्कोर करना है। टेक्निकल मेरा 2 साल में इतना हो चुका था कि मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करके भी अच्छे 100 में से 75 के आसपास ले आता था मार्क्स टेस्ट सीरीज में। बट नॉन टेक मैंने मेरा 2024 में जो पूरा फोकस लगा था, वो मेरा नॉन टेक में लगाया था। और नॉन टेक में भी सर खासकर जीके, क्योंकि रीजनिंग सर कैलकुलेटिव है और मेंटल एबिलिटी तो वो हो जाता है, पर जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी रैंक में और आपका फाइनल सिलेक्शन में।
तो और सर 2024 में जो फाइनल कट ऑफ मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 132 के आसपास, 132 पॉइंट समथिंग थी, और मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स थे 150। और मेरा अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताऊं तो टेक्निकल में मेरे थे 70, रीजनिंग में 42, एंड जीके में मेरे 32 या 33 मार्क्स थे ओवरऑल, और 2-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मिला था, जो 150 मार्क्स मेरे ओवरऑल हो गए थे प्रीलिम्स में। तो यार देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की। आप लोगों के लिए देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। टेक्निकल आपको सबसे पहले अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल का वेटेज भी हाई है। रीजनिंग कैलकुलेटिव है, मेंटल एबिलिटी बेस्ड है, अगर उसको एक बार सीख लिया तो उसको लाइफ लॉन्ग आप कैरी कर सकते हो। एंड देन आपको जीके पे ध्यान देना है। तो आयुष भाई, जैसा आपने बताया कि जीके यूजुअली काफी वास्ट सिलेबस होता है, अब उतना एक इंजीनियर के लिए या एक पर्सन जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से, ऑब्वियसली उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जीके को कैसे ब्रेक डाउन करें और किन सेक्शंस पे ज्यादा काम करना चाहिए जीके पे कमांड हासिल करने जब के मेरा लिए? फर्स्ट टाइम था तब तो मुझे जीके के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं, तो मैंने जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। बेसिक साइंस हो गया, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। पर जब मैंने सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट जो मेरा दिया इस एग्जाम के लिए, जब मुझे समझ में आया कि सर एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे स्टैटिक का बहुत ज्यादा रोल रहता है। और स्टैटिक भी सर, आप अगर मुझे 2024 में मुझे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप जैसे आप 2025 की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट 3 ईयर या 4 ईयर के अगर आप एसएससी के अदर एग्जामिनेशन जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस, अदर जो भी एग्जाम में स्टैटिक कोर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अगर आप उनको मेमोराइज अच्छे से कर लेते हैं तो वो रिपीट होते हैं सर। फिर 2023 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, बाद में जब मैंने उसको पेपर का एनालिसिस किया, तो आउट ऑफ 50 से 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट 7 to 8 मंथ में जो एग्जाम लिए थे एसएससी ने, उन्हीं से रिपीट कर दिया एज इट इज। तो रिपीटेशन काफी होता है सर जीके में, पर पता ही नहीं रहता स्टार्टिंग में गाइडेंस की कमी के कारण। लेकिन अगर मैं किसी को अब जीके का स्ट्रेटेजी कहूंगा, तो सबसे मेन करूंगा कि आप सब्जेक्ट जो साइंस पे और साथ के साथ में आप साइंस पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि साइंस में भी आपका जो 8 to 10 मार्क्स की आपकी साइंस आ जाती है। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट है, इंडियन हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में सर ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ज्यादा फोकस करिए। एंशिएंट हिस्ट्री या मिडाइवल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है आजकल, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गए। और स्टैटिक स्टैटिक 8 to 12 मार्क्स तक वेरी कर जाता है, तो स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सर आपके जीके वाले पोर्शन में। आपको स्टैटिक में ऐसा लगेगा कि फ्लोक्स जो है वो 1 नंबर का आ रहा है, डांस केवल 1 नंबर का आ रहा है, पर वो एक एक नंबर आप बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं, क्योंकि बात ज्यादा कुछ रटना नहीं है, थोड़ा सा मटेरियल है उसको याद कर मेमोराइज करना है, और धीरे धीरे करके वो एक एक नंबर का आपकी 10 से 12 नंबर आपको गेन करा देंगे जीके में। तो बच्चों, जैसा आयुष ने बोला, स्टैटिक जीके पे, साइंस पे फोकस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 इयर्स में एसएससी के जो भी अदर एग्जाम्स हुए ना, उनका आप नॉन टेक पोर्शन देखिए, जीके पोर्शन देखिए। एज इट इज स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इवन जो लास्ट 7-8 महीने में भी एग्जाम हुए होंगे ना, उसके भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। और ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव हो सकता है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड है, और कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी बहुत ज्यादा एफर्ट डालना ही नहीं चाहती है पेपर क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए उनके लिए सबसे इजी क्या है कि जो भी क्वेश्चन उन्होंने अदर एग्जाम में पूछे हैं, एज इट इज उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया जाए। तो आयुष भाई, ये तो बात हो गई जीके की। अब रीजनिंग पे आपने बोला 50 में से 42 मार्क्स आप लेके आए, तो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर आपने क्या रीजनिंग के किया? लिए मैंने जो एसएससी के प्रीवियस पेपर्स हुए थे उनको सबसे पहले लगाया। सबसे पहले देखा कि सर किस रीजनिंग में किस चैप्टर का किन जगह का ज्यादा वेटेज रहता है। तो मैंने देखा कि सर आउट ऑफ 50 में से 15 से 17 क्वेश्चन तो आपके कोडिंग डिकोडिंग के ही पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे मेन पोर्शन होता है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छी करनी है। कोडिंग डिकोडिंग का सर मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, पर नए पैटर्न आपके दिमाग में जब भी क्लिक होंगे जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो सर टेस्ट सीरीज जो जिस भी प्लेटफॉर्म से लगाई है मैंने, और 1-2 प्लेटफॉर्म से लगाई है, तो वहां पे मेरा टारगेट रहता था, पूरे जैसे 2 आवर का एग्जाम है, तो मैं 30 to 35 मिनट फिक्स करके रखता था कि इस टाइम में मेरी रीजनिंग फिनिश हो जानी चाहिए। 15 मिनट्स 10 से 15 मिनट जीके के लिए, और 70 to 75 मिनट्स मुझे टेक्निकल के लिए कैसे भी करके बचाने हैं, क्योंकि टेक्निकल मेरा स्ट्रांग था। तो टेक्निकल अच्छा करने के लिए मुझे 70 मिनट्स तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए उस एग्जाम में, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल आपकी शिफ्ट में ज्यादा आ जाता है, कई बार थ्योरी आपकी शिफ्ट में ऐसी आ जाती है जो पढ़ने में लेंदी हो जाती है। तो
इस हिसाब से, पर रीजनिंग में सब प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आप दिन के 2 सेट लगा, एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म करिए उस रीजनिंग का, उसके बाद दिन के 2 सेट लगाइए, मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा भी रीजनिंग को टाइम नहीं देना कि रीजनिंग में खोए जा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको एक ही मार्क्स देगा। ऐसा नहीं कि रीजनिंग आप ज्यादा कर लेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, हर क्वेश्चन आपको A1 मार्क ही देगा। तो आपको सब पे अपना टाइम बराबर बराबर इस हिसाब से फोकस करना है कि आप ज्यादा अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। तो 35 मिनट्स में मैं जो टेस्ट देता था उसमें सर मेरे 47-48 मार्क्स रहते थे, पर फाइनल एग्जाम मेरे से 2-3 क्वेश्चन में ब्लंडर हो गया सिटिंग अरेंजमेंट में, तो वो वहां पे हो जाता था एग्जाम प्रेशर में, तो इसलिए वहां पे 42 ही रह गए मार्क्स। तो यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू से ना पैटर्न समझे, और आपकी मदद आयुष ने कर दी है कि कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज बहुत ज्यादा हाई रहता है। और जैसा इन्होंने बोला टाइम मैनेजमेंट, यार देखो टेक्निकल कितना भी स्ट्रांग हो जाए ना, जैसा आयुष ने बोला एकदम सही बात है, 100 क्वेश्चंस के लिए 70-75 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा मत सोच के जाना कि फटफट टिक मार्क कर देंगे, कई क्वेश्चंस को रीड करने में टाइम लगता है, लेंदी होता है लैंग्वेज, ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। इसलिए प्रिपेयर्ड होके रहना कि 50% टाइम आपको टेक्निकल को देना है, बाकी 50% आप नॉन टेक्निकल को दे सकते हैं। तो जैसे कि आप 45 मिनट 50 मिनट नॉन टेक के लिए सेट कर सकते हैं, बाकी का पूरा टाइम आप दे दीजिए टेक्निकल वाले पोर्शन को। अब आयुष भाई, जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट तैयार करते थे तो आपने बोला कि आप यूट्यूब से देख के तैयार करते थे, तो यार देखो वीडियो लेक्चर बहुत से बच्चे देखते हैं, लेकिन वीडियो लेक्चर के अलावा क्या करना होता है जिससे कि एक सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग हो जाए? क्योंकि यूं तो कंटेंट सारा का सारा पड़ा हुआ है, बट फिर भी हर बच्चा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, तो आपके अंदर ऐसी क्या बात थी, क्या डिफरेंसेस थे जिससे कि टेक्निकल आपका सॉलिड टेक्निकल हुआ? में यूट्यूब में सबसे बड़ी जो चैलेंज रहता है वो होता है आपकी कंसिस्टेंसी। आप स्टार्ट कोई भी सब्जेक्ट कर लेंगे, 10 to 15 लेक्चर्स देखेंगे, फिर आपका उसमें से इंटरेस्ट कम होने लगता है तो आप वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। तो सर मेरा हमेशा ये टारगेट रखता था, एक बार जो सब्जेक्ट चालू कर दिया वो खत्म करे बिना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना नहीं है। भले उसमें 70 लेक्चर्स लगे, 60 लेक्चर्स लगे, वो एक बार में पूरा खत्म करना है कैसे भी करके। आपको 2 मंथ्स लग जाए, 2.5 मंथ्स लग जाए, एक बार में उस पूरे सब्जेक्ट को टॉप टू बॉटम पूरा खत्म कर देना है अपने एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम में आता है खासकर। मोर देन ज्यादा नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए। उसके बाद सर अपने नोट्स खुद के बने हुए हो तो ज्यादा बेटर है, प्रिंट आउट नोट्स भी काम आते हैं, पर अगर आपको खुद से हाथ से कुछ लिखा रहता है तो ज्यादा मेरे हिसाब से काम आता है आपके। तो एक बार में पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है। उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप होता है तैयारी में मेरे हिसाब से पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाना। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एईजेई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एईजेई एग्जाम्स की मार्केट में बुक्स आती हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। आपको ऐसा नहीं कि आपको कल, जैसे आप, मैंने एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहा था मैं, तो ऐसा नहीं कि आपको कल उन्हीं एग्जाम से क्वेश्चन लगाने हैं। आपको सारे स्टेट पीएससी या जितने भी एग्जाम, पीजीसीएल, अदर एग्जाम एईजेई के होते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। आपको उससे सबसे बेटर आइडिया ये मिला कि एक सब्जेक्ट के अंदर भी, एक चैप्टर के अंदर भी कहाँ तक पूछा जाता है। जैसे कि सर मैं बात करूं सर्किट थ्योरी की, तो सर्किट थ्योरी में सर टू पोर्ट, जो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरी में टॉपिक होता है, वो एईजेई एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाता, खासकर एसएससी जेईई में तो वो चैप्टर इंक्लूड ही नहीं करता वो, ना आरआरबी जेईई में। तो एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, सबसे बेटर ये रहता है। आप सर्किट थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। मशीन्स तो उससे ही बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें इतने कंसेप्ट है कि आप पढ़ते, मशीन में ट्रांसफॉर्मर आप चालू करें, खत्म करते करें, स्टार्टिंग का भूल जाएंगे। लेकिन आपको अपने एग्जाम ओरिएंटेड आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतने टॉपिक्स को ही पढ़ना है और इन्हीं को अच्छा करना है, क्योंकि सारे टॉपिक्स किसी भी एग्जाम में नहीं आते सर मेरे हिसाब से। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस तरीके से सर टेक्निकल पर ध्यान दिया जाए। और फिर एंड में सर टेस्ट, टेस्ट आपकी तैयारी में मैं मानता हूँ कि सर आपकी जो नोट्स प्रिपेयरिंग हो गया, आपका स्किल्स हो गए, सब आपका 50 to 60% ही आपकी मदद करता है आपकी तैयारी में। बट टेस्ट आपकी 30 to 40% जो आपके मेन रैंक हो गया या आपका फाइनल सिलेक्शन, आपके टेस्ट ही दिलाते हैं। तो टेस्ट में आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, आप उतनी ज्यादा गलतियां करेंगे, आपकी उतनी ज्यादा गलतियां रेक्टिफाई होंगी आपकी। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सर टेक्निकल में। और सिली मिस्टेक मेरे से भी हुई है सर, 15-15 100 क्वेश्चन में 15 स्टार्टिंग में जब मैं टेस्ट देता था, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तक कुछ कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, मिसरीड हो जाता है, जल्दबाजी में कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आप एक बार कोई गलती करेंगे तो बार बार नहीं करता है इंसान ज्यादातर। तो आप उसको लिख लीजिए, किसी कोई छोटी सी जगह में कोई कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि यहाँ मैंने ये गलती करी थी, नेक्स्ट टाइम आप नहीं करेंगे। आप यहीं भी याद होगी तो आपका माइंड उस तरीके से अप्लाई हो जाएगा कि आप वो गलती वापस नहीं करेंगे। तो 3 स्टेप होते हैं, पहले नोट मेकिंग, फिर रिवीजन और आपका पीवाईक्यू, एंड लास्ट में टेस्ट।
तो इससे सर टेक्निकल, इससे बेस्ट मुझे तो नहीं लगता कोई और स्ट्रेटेजी हो सकती है टेक्निकल बेस्ट करने के लिए। तो बच्चों जैसा आयुष ने बताया ना, कोई भी सब्जेक्ट को तैयार करने के कुछ पिलर्स हैं, जैसे वीडियो लेक्चर, नोट मेकिंग, देन प्रैक्टिस एंड देन टेस्ट, ये 4 चीजें। अब इसमें आप लोग गलती क्या करते हो ना, आप लोग लेक्चर्स तो देखते हो, नोट्स आप लोग स्किप कर देते हो। फिर अगर नोट्स बना लिए तो किसी ने प्रैक्टिस स्किप कर दिया कि यार लेक्चर लेक्चर निपटा लेते हैं, प्रैक्टिस तो बाद में भी हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। प्रोकास्टिनेट करोगे, सोचोगे कि प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, तो फिर वो बाद कभी आता नहीं है। तो जब भी आप कोई लेक्चर का कंटेंट देख रहे हैं तो उस लेक्चर से जुड़े क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज आप तुरंत बनाइए लेक्चर के बाद, ताकि उस टॉपिक को एक बार स्ट्रॉन्ग करके चलें। और फिर 99% जनता भागती है टेस्ट से कि यार अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ गए ना तो मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं टेस्ट देता ही नहीं हूं, कि बाद में दूंगा जब तैयारी हो जाएगी। तो यार कभी भी ना ऐसा फीलिंग आपको अंदर से आएगा नहीं कि आप 100% तैयार हो टेस्ट को फेस करने के लिए। तो इसीलिए आप टेस्ट देते रहिए। मिस्टेक्स होंगी, जैसा आयुष ने बोला 100 में से 22 क्वेश्चन भी गलत होते थे, बस मेक श्योर करना है मिस्टेक्स को दोहराए ना। तो जो भी मिस्टेक्स आप करते हैं आप एनालाइज करिए टेस्ट के बाद, और आप ये देखिए इनमें से कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आगे भी दोहराई जा सकती हैं, जिनके होने की आगे भी संभावना है, उनको नोट डाउन कर लो, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो मिस्टेक जरूर रिवाइज करें और मेक श्योर करें सेम मिस्टेक दोबारा ना हो। तो कब तक गलती करोगे, अगर स्टार्टिंग से टेस्ट देते आ रहे हो एंडिंग तक, तो गलतियां करते करते आप लोग जो है ना अपनी गलतियों को रिड्यूस करते जाओगे और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट में गलती तो होनी है, तो बस उसको मिनिमाइज कैसे करना है वो मैटर करता है। तो टेस्ट के स्कोर को देख के डीमोटिवेट आपको नहीं होना है, आपको बल्कि ये देखना है कि इसको इंप्रूव करने का रास्ता क्या है। तो इसी से जुड़ा सवाल यार आयुष, जब कभी टेस्ट में आपके भी मार्क्स कम आए होंगे तो वहां से खुद को कैसे पिक करें, और स्पेशली एसएससी एग्जाम में 2 बार आप क्रैक नहीं कर पाए, काफी करीब आकर के रह गए, तो खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें कि नहीं यार अभी और जर्नी। सर मोटिवेशन तो सबसे बड़ा ये होता है कि आपके पास जॉब नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है कि आपको सबसे पहले जॉब लेनी ही है, किसी भी कुछ भी हो जाए जॉब तो लेनी ही है सर। तो सर मार्क्स नहीं आते तो डिमोटिव सब में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बुरा लगता है सर, 10-15 दिन तक बुरा लगता है, पर उसका कर कुछ नहीं सकता। अब हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आज निकल आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही था कि सर और बेहतर तरीके से हम तैयारी करें। और सर जहां तक अभी आपने टेस्ट सीरीज की बात करी, तो मैंने ये मैं लाइब्रेरी जब जाता था तो मैंने अदर एग्जाम में सीजीएल एग्जाम्स हुए जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो तैयारी करते थे, मैंने उनको टेस्ट से भी एडिक्टेड होते हुए देखा। एक दिन में सर 5-5, 7-7 टेस्ट लगा रहे हैं, 10-10 टेस्ट लगा दे रहे हैं, कोई 15-15 टेस्ट लगा रहा है सीजीएल का, जैसा 15 एग्जाम होता है। तो सर इतना टेस्ट भी मेरे हिसाब से सही नहीं रहता है। आप दोस्त मैं जो कि मेरा रहता था, मैं टेस्ट एक मैंने जैसे आज एक टेस्ट लगाया, मैं अगला टेस्ट जब भी लगाऊंगा जब मैं टोटल 200 क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस कर करके और सारी सिली मिस्टेक लिख करके और क्वेश्चंस के मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कोई आया है तो उसका कोई क्वेश्चन हो गया अपना सही हो गया अच्छी बात है, नहीं वो सही भी हो गया तो उसको और किस किस तरीके से, अगर आपकी स्पीड उसमें स्लो थी तो स्पीड कैसे फास्ट की जा सकती है, कैसे उस क्वेश्चन को और इम्प्रूव किया जा सकता है, जहाँ गलतियां हैं हुई हैं वो गलतियां वापस ना हो। तो टेस्ट का अगर आप एनालिसिस ढंग से करते हैं तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टेस्ट लगा करके आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट से भी एकदम एडिक्टेड नहीं हो जाना चाहिए कि टेस्ट ही टेस्ट लगाए जा रहे हैं, ना रिवीजन कर रहे हैं ना कुछ, बस टेस्ट टेस्ट। मैंने कई लोगों को देखा है लाइब्रेरी में। तो बच्चों देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का जो एनालिसिस होता है ना वहीं से लर्निंग निकलती है। आप ये देखिए टेस्ट में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसके बाद आपने इंप्रूवमेंट के लिए भी कुछ नहीं किया, तो अगला टेस्ट भी बुरा ही जाएगा। तो आप ये चमत्कार मत एक्सपेक्ट करना, टेस्ट लगाते जाओगे तो मार्क्स बढ़ते जाएंगे। टेस्ट लगाने के बीच का जो प्रोसेस है ना वो बहुत क्रूशियल होता है। जैसा आयुष ने बोला, ना सिर्फ गलत क्वेश्चन बल्कि सही क्वेश्चंस को भी एनालाइज करिए कि क्या आप वहां पे बेहतर कर सकते हैं। आप अपना टाइम देखिए कि कहां पे टाइम ज्यादा लग गया, क्या वहां पे टाइम रिड्यूस हो सकता था। और सिर्फ टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट सीखिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक गए थे तो क्या कारण था कि आप अटक के रह गए, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पाए उस क्वेश्चन के अंदर। और ये सारी चीजें सीखने के बाद फिर आप अगला टेस्ट दीजिए, डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो यार आयुष से मैंने तो कोशिश की है कि हर एस्पेक्ट पे बात करें तैयारी के, और उम्मीद करता हूं आपके सभी क्वेरीज आंसर हुए होंगे। बट फिर भी कुछ बच्चों का कुछ ना कुछ क्वेरी रह गया होगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो आप आयुष से पूछना चाहें, मुझसे पूछना चाहें,
जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और फिर मैं आपको बता दूं बेटा, आयुष हमारे साथ टेक्निकल के लिए YouTube के माध्यम से जुड़ा रहा है। He has not joined any of the exam dost courses because he has been associated with me before starting exam dost। तो वो उस समय से जुड़े हुए हैं, तो आई एम नो वेयर टेकिंग द क्रेडिट ऑफ हिज रैंक और एसोसिएटिंग हिज रैंक विद एग्जाम दोस्त, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम आयुष। कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को मैनेज किया, कैसे उन्होंने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया, कैसे उन्होंने टेक्निकल पे फतह पाई, तो ये काफी सारी चीजें आप लोगों के सोचने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सीखेंगे और इसी तरह के गजब के रिजल्ट्स आगे आप लोग भी अचीव करेंगे। So thank you, Ayush, and I again congratulate you for getting 33rd rank in SSC JEE 2024 examination, and I wish you all the best for the upcoming ESE exam. And I really hope कि मैं आपसे फिर मिलूं ESE एग्जाम के बाद, एक बार और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करूं और जाने कि आपने ESE को कैसे क्रैक किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। So all the best, and again